हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। और आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही हॉरिफिक केस है और एक बहुत ही अजीब सा केस है। ये केस है दो बच्चों का, जिनमें से एक की एज थी 13 इयर्स और इसका नाम था पेरिस। और इसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था एला, और वो थी 4 साल की, यानी कि 4 इयर्स ओल्ड। ऐसा बताया जाता है कि ये दोनों सिबलिंग्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। जो बिग ब्रदर था यानी कि पेरिस, वो हमेशा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता था और यहां तक कि जब वो सोती थी तब भी उसको प्रोटेक्ट करता था। और इनके बीच में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्यार था। और हमेशा ये जो छोटी बच्ची थी यानी एला, ये भी अपने बड़े भाई को ही ढूंढती थी, हमेशा उसी के पास जाती थी और वो भी अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा हॉरिफिक होने वाला था 4 फरवरी 2007 के दिन। उस दिन सब कुछ बदल जाने वाला था। उस दिन जो इन बच्चों की बेबी सिटर थी वो जल्दी चली जाती है, लेकिन उस समय इन दोनों की माँ अभी भी अपने काम पर थी। अब वो इस 4 इयर्स ओल्ड बच्ची को और 13 साल के उस बच्चे को यानी पेरिस को छोड़कर चली जाती है। और वो क्यों जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद रात के करीब 11:42 PM पर 911 को एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग कॉल रिसीव होती है। ये कॉल की थी पेरिस ने। इस कॉल में वो 911 ऑपरेटर को बताता है कि उसकी बहन की हालत ठीक नहीं है और कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो अब जब इस कॉल की सारी बात 911 वाले सुनते हैं, यानी 911 ऑपरेटर सुनती है, तो वो पेरिस को कन्विंस करती है कि अपनी सिस्टर के ऊपर सीपीआर करे। इस कॉल की डिटेल्स मैं आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी इस ऑपरेटर के सामने कि जो पेरिस था वो ठीक से सीपीआर अपनी बहन को दे नहीं पा रहा था। पहले तो उसने मना कर दिया सीपीआर देने से, उसने कहा कि मेरी बहन ऑलरेडी डेड है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी ये जो ऑपरेटर थी, ये पेरिस को कन्विंस करती है कि नहीं, तुम्हें सीपीआर देना ही है, ये जरूरी है। उस दौरान जितने भी इमरजेंसी ऑफिसर्स थे, जो मेडिकल टीम थी, वो रास्ते में थी और उस घर पर पहुंचने वाली थी। Start CPR, okay? No, I know for a fact that she's dead because Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help. No, I don't think it'll help. अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। 1999 में यूएसए के टेक्सास के एलेबीन नाम के एक छोटे से टाउन में चैरिटी ली बेनेट नाम की एक महिला अपने 6 साल के बच्चे के साथ रहती थी, यानी कि पेरिस बेनेट के साथ रहती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि 911 कॉल करता है। ऐसा बताया जाता है कि पेरिस बचपन से ही बहुत ज्यादा गिफ्टेड था और हाईली इंटेलिजेंट था। उसका आईक्यू था 141 का। वो स्कूल की पढ़ाई में पूरी तरह से एक्सेल करता था, यानी कि बहुत ही अच्छे मार्क्स लाता था, टॉप करता था और हर कोई उसको बहुत ज्यादा अडोर करता था, यानी उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट्स, हर कोई उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। और चैरिटी के लिए, यानी कि उसकी माँ के लिए, वो एक परफेक्ट चाइल्ड था और वो ये मानती थी कि उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है। लेकिन देखा जाए तो इस फैमिली के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा था। पेरिस के जन्म से पहले यानी कि 1993 में पेरिस के जो पिता थे उनको सीवियर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया था और उस समय चैरिटी प्रेग्नेंट थी, यानी कि पेरिस का जन्म होने वाला था लेकिन अभी जन्म नहीं हुआ था। तो जब उसके फादर का, यानी पेरिस के फादर का बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो चैरिटी को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि उसे डंप कर देते हैं और साथ ही अपने बच्चे को भी। अब यंग और प्रेग्नेंट चैरिटी को अपने बच्चे को खुद अपने बलबूते पर पैदा भी करना था और उसको पालना भी था। उनके पास कोई भी पार्टनर उस समय नहीं था। अपनी माँ कायला का थोड़ा बहुत सपोर्ट उनके साथ था, लेकिन कुछ खास नहीं। एक तरह से देखा जाए तो चैरिटी अकेली ही थी, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने करेज दिखाया, जो कुछ वो कर सकती थी वो सब कुछ किया और उसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, यानी कि पेरिस को जन्म दिया और उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। वो स्टेबिलिटी जो कि चैरिटी को भी कभी नहीं मिली थी, वो उसने अपने बेटे को दी। उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसने उन सारे के सारे चैलेंजेस को फेस भी किया और उनसे जीती भी। पेरिस और चैरिटी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बॉन्ड था। वो बस दो लोगों की फैमिली थी और उसमें भी वो बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं। अब इनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर ओपन होने वाला था, इनकी फैमिली बड़ी होने वाली थी।
अब पेरिस की एक बेबी सिस्टर पैदा होने वाली थी। चैरिटी 12 अप्रैल 2002 के दिन एला बेनेट को यानी कि अपनी बेटी को जन्म देती है और वो बताती है कि वो दिन उसे अच्छे से याद है जबकि उसने पेरिस की बाहों में एला को दिया था। उसने बताया कि पेरिस अपनी बहन को देखकर बहुत अच्छी तरीके से स्माइल करता है, वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने कहा था ओ मामा शी इज ब्यूटीफुल। इसके बाद धीरे धीरे इसके दोनों ही बच्चे बड़े होने लगते हैं। चैरिटी बहुत ज्यादा ये चीज नोटिस करती है कि इसके दोनों बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। एला बहुत ज्यादा लाइवली थी, स्पंकी थी, सोशल थी। वो जब भी किसी कमरे में एंटर करती थी पूरा जो कमरा था वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाता था। लेकिन जो पेरिस था वो बहुत ज्यादा क्वाइट था और इंट्रोवर्टेड था। वो हमेशा अपने आप में ही सीमित रहता था। उसको बस अपने आप के साथ ही समय बिताना पसंद था। वो रीडिंग करता रहता था, ड्राइंग करता था, उसकी बहुत सारी हॉबीज थी। वो उसी में बिजी रहता था, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था, घुलता मिलता नहीं था और सोशल भी नहीं था। लेकिन उसके काम और इंडिपेंडेंट नेचर के पीछे पेरिस एक बड़े भाई की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाता था। वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो दोनों इनसेपरेबल थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। और एला भी अपने बड़े भाई को यानी पेरिस को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। जो कुछ भी पेरिस करता था एला उसकी नकल करने की कोशिश करती थी। पेरिस हमेशा उसके कपड़े उठाता था, उसके कपड़े अच्छी तरीके से अरेंज करके रखता था। कई बार उसका फैशन कंसल्टेंट बन जाता था। चैरिटी अब दो बच्चों की सिंगल मॉम बन चुकी थी और अब उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो दो जॉब्स एक साथ कर रही थी। वो एक वेट्रेस के रूप में काम किया करती थी और बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करती थी ताकि अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को चला सके। उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था लेकिन वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी अपने बच्चों के लिए। वो पेरिस और एला को बेस्ट लाइफ देना चाहती थी। अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से भी वो जितना भी फ्री टाइम होता था उसको अपने बच्चों को ही डेडिकेट करती थी। उसकी छोटी सी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 4 फरवरी 2007 के दिन चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग टर्न लेने वाली थी। उस दिन एक सुपर बोल संडे था। स्पोर्ट्स फैन के लिए बहुत बड़ा दिन था और बहुत ही एक्साइटिंग और बिजी दिन भी था। चैरिटी जो कि एक लोकल स्पोर्ट्स बार में काम करती थी, उसको उस दिन डबल शिफ्ट करनी थी क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले थे। तो वो एक बेबी सिटर को हायर करती है अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए। घर पर उस समय 13 इयर्स ओल्ड पेरिस और 4 इयर्स ओल्ड एला मौजूद थे। तो उसने बेबी सिटर से कहा था कि तुम घर पर ही रहना जब तक मैं आती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पे वगैरह कर दूंगी, फिर तुम चली जाना। तो उस समय बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, बार पूरी तरह से पैक था। चैरिटी पूरी मेहनत से पूरी शाम काम करती रही और अब उसको घर जाने में कुछ घंटे बाकी थे अभी भी। लेकिन सडनली उस बार के अंदर एंटर होते हैं कुछ कॉप्स और वो चैरिटी के बारे में स्टाफ से पूछते हैं। उस समय करीब करीब आधी रात का समय हो चुका था। तो जो कॉप्स थे वो मैनेजर के ऑफिस में एंटर करते हैं और चैरिटी को बुलाते हैं। इसके बाद चैरिटी को बताया जाता है कि उसकी डॉटर हर्ट हो गई है, उसको चोट लग गई है और उसको उनके साथ चलना है, यानी कि कॉप्स के साथ चलना है। अब ये सुनकर चैरिटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही बार से बाहर निकलती है पुलिस वालों के साथ और पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट करके घर लेकर जाते हैं। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वो काम रहने की कोशिश कर रही थी। उसको पता ही नहीं था कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ है। वो यही उम्मीद कर रही थी कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ होगा, कुछ छोटी मोटी बात होगी। लेकिन जिस तरह से कॉप्स पूरी तरह से सीरियस थे और चुप थे, उससे उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फाइनली ये घर पहुंचते हैं। चैरिटी देखती है कि उसका पूरा घर पुलिस वालों से घिरा हुआ है और हर जगह कॉशन टेप्स लगे हुए हैं। इसके बाद उसको दर्जनों लोग घेर लेते हैं। हर जगह पुलिस ही पुलिस थी, न्यूज ट्रक्स थे, नेबर्स थे और पूरी की पूरी स्ट्रीट लोगों से भरी हुई थी, इतनी रात होने के बावजूद भी। अब तक चैरिटी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा पुलिस वालों से पूछने लगती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बताने से भी डर रहे हैं उसको। उसके बाद जब उसको बताया जाता है तो उसकी पूरी की पूरी दुनिया उलट पुलट जाती है क्योंकि उसको बताया जाता है कि उसकी बेटी एला मारी जा चुकी है। चैरिटी को विश्वास ही नहीं होता अपने कानों पर। लेकिन जब वो एला की बॉडी को देखती है और वो ये भी देखती है कि उसकी बॉडी को बॉडी बैग में पैक किया जा रहा है, तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखती है कि एला के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा था। अब ये वहां पर चीखना शुरू कर देती है।
बॉडी बैग में डालकर पुलिस वाले एला को बाहर ले जाते हैं और जो चैरिटी थी वो वहां पर कोलैप्स कर जाती है। She was in a body bag. It was zipped up to her chin. She had blood coming out of her mouth. I started screaming that I was sorry, that I wasn't there. They took her away. And then I just remember just collapsing. फाइनली वो हिम्मत जुटाकर पुलिस वालों के पास जाती है और पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। तब ये लोग उसको बताते हैं कि पेरिस पुलिस स्टेशन में है और उसी का इंतजार कर रहा है। अब वो एक चैन की सांस लेती है, उसको ये जानकर थोड़ी शांति मिलती है कि कम से कम उसका एक बच्चा जीवित है। अब वो पुलिस कार में बैठती है, उसको अपने बेटे के पास जाना था और उसको देखना था। लेकिन जिस तरह से पुलिस वाले इतने ज्यादा सीरियस थे, उसको महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो और गड़बड़ होनी बाकी है। पुलिस वाले उसको कुछ भी नहीं बता रहे थे कि एला के साथ क्या हुआ है। उसको बहुत ज्यादा ऑड फील हो रहा था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील हो रहा था। लेकिन ये जो भी मोमेंट था, ये जो भी समय चल रहा था, ऐसा समय वो पहले भी देख चुकी है, ये उसको महसूस हो रहा था। उसको कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि जो हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, वो अपने आप को रिपीट कर रही है। ये बात है 30 ईयर्स पहले की, जबकि चैरिटी एक चाइल्ड ही थी, एक बच्ची थी। उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी फैमिली को बिखेर कर रख दिया था। ये घटना है कॉब काउंटी जॉर्जिया की 1980 की। उस समय चैरिटी 6 ईयर्स ओल्ड थी। उसके माता पिता का नाम था जेम्स और काइला। इसके पेरेंट्स एक ट्रकिंग एम्पायर चलाते थे, यानी कि उनका ट्रक्स का बिजनेस था। वो लोग नेशनल शिपिंग, कार्गो वगैरह को हैंडल करते थे और काफी अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनकी इंडस्ट्री बताया जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती थी हर साल। उनकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लगती थी, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही थी। इसके पेरेंट्स की शादी बिखरती जा रही थी। काफी सालों से इसके पेरेंट्स की जिंदगी में केओस मचा हुआ था। इनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी थी और फाइनली इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। इनका जो ओनली चाइल्ड था, यानी कि चैरिटी, वो अपने माता पिता के बैटल के बीच में फंस कर रह जाती है। लेकिन इसके कुछ समय के बाद पता नहीं कैसे सरप्राइजिंगली इसके पेरेंट्स रिकनेक्ट कर जाते हैं, यानी कि एक बार फिर से साथ साथ आ जाते हैं। इसके बाद 9 मार्च 1980 के दिन ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग साथ में लास वेगास जाएंगे और एक बार फिर से शादी करेंगे, और इसके लिए वो बाकायदा सेरेमनी करने वाले थे। ये सुनकर चैरिटी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको ऐसा लगता है कि फाइनली उसकी जिंदगी की स्टेबिलिटी लौट आएगी। फिर फाइनली इसके माता पिता एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके सिर्फ 3 दिन के बाद 11 मार्च 1980 के दिन इसके जो फादर थे जेम्स, वो अपने फैमिली होम में मरे हुए पाए जाते हैं। उनकी मौत हो चुकी थी। और वहां पर जब अथॉरिटीज पहुंचती हैं तो वो लोग पाते हैं कि उसके फादर के, यानी कि जेम्स के शरीर पर 3 गोलियां मारी गई हैं। एक उनके सर पर, एक हार्ट पर और एक बैक पर। ऐसा साफ पता चल रहा था कि इनका मर्डर एक टारगेटेड अटैक था। और तुरंत ही जो सस्पिशंस थे वो उनकी न्यूली वेड वाइफ पर आ जाते हैं, यानी कि चैरिटी की अपनी सगी मां कायला के ऊपर। स्पेक्यूलेशन तब और ज्यादा बढ़ जाता है जबकि कायला का नाम जेम्स की विल में, यानी कि वसीयत में पाया जाता है। और साथ ही पुलिस वालों को यह भी अजीब लगता है कि इन्होंने इतनी सडनली एक बार फिर से आपस में शादी क्यों की। इनकी शादी करने के कारण ये क्लियर था कि अगर कुछ भी जेम्स को होता है तो कायला के पास कंपनी का सारा अधिकार आ जाएगा, उसके सारे के सारे फॉर्च्यून्स इसके हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा भी लगता है कि शायद कायला ने जेम्स का किसी से मर्डर करवाया है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। विस्पर्स बहुत ज्यादा फैलने लगते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं। यहां तक कि ये भी रूमर्स फैलती हैं कि कायला ने $50,000 देकर जेम्स को मरवाया है। अब डिटेक्टिव्स कायला से बहुत सारी चीजों के बारे में सवाल करते हैं, उसके मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन कायला किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती और इनके पास कोई भी सबूत नहीं थे कायला के खिलाफ। लेकिन क्योंकि कायला इनकी मेन सस्पेक्ट थी, तो इसलिए जो प्रोसिक्यूशन था ये अगले 4 महीनों तक
एक मजबूत केस बनाने की कोशिश करता है काइला के खिलाफ और फाइनली इसका ट्रायल शुरू होता है। ये जो ट्रायल था ये 11 डेज तक चलता है। जितने भी जूरी मेंबर्स थे वो सारे एलिगेशन, सारे के सारे एविडेंसेस को ध्यान से देखते हैं, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पर कोई भी खास सबूत मौजूद नहीं है और इस कारण से कायला को नॉट गिल्टी पाया जाता है, यानी कि इसको छोड़ दिया जाता है और कायला एज ए फ्री वुमेन कोर्ट से बाहर आती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की निगाहों में वो अभी भी दोषी थी। सबको पता था कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि यही कातिल है, हालांकि ये कभी भी साबित नहीं हो पाया। कायला को छोड़ने के बाद भी आज तक भी उसका कातिल मिला ही नहीं और ना ही मर्डर वेपन मिला। कायला वापस अपनी लग्जूरियस लाइफ की तरफ लौट जाती है और पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब वो चैरिटी को अकेले ही पाल रही थी, लेकिन चैरिटी पर अपने पिता को खोने का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। हर कोई इसके चारों ओर यही मान रहा था कि इसकी माँ ही इसके पिता की कातिल है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चैरिटी के कानों में भी पड़ती थी। उसके क्लासमेट्स कई बार उसको टॉन्ट भी करते थे सामने आकर कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिता को मारा है। इधर घर पर कई बार चैरिटी को फील होता था कि उसकी माँ उसको नेग्लेक्ट कर रही है। उसके पिता पहले ही नहीं थे, माँ भी बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती थी, तो इसको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। इधर क्योंकि कायला की जिंदगी में उसका हस्बैंड नहीं था, तो वो एक बहुत ही लेविश और एक बहुत ही रेकलेस, बहुत ही लापरवाही भरा लाइफस्टाइल जी रही थी, एकदम ऐश कर रही थी इसे बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी, ड्रग्स लेने लगी थी, साथ ही अपना फैमिली बिजनेस तो चला ही रही थी, लेकिन इस बीच वो चैरिटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी। कायला लगातार इंसिस्ट करती थी कि उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा है। वो इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई और मुझे लगता है कि वो मानेगी भी नहीं, क्योंकि क्यों मानेगी? जब उसको कोर्ट ने बरी कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई भी अपना गुनाह कबूल करेगा। अब सच जो भी हो, लेकिन इधर माँ बेटी के बीच में संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। चैरिटी अपनी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और इवेंचुअली विद ऑनर्स वो अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट करती है, लेकिन अभी भी उसकी माँ को उसकी अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत ज्यादा अभी भी चैरिटी पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब क्योंकि चैरिटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर से लोनली थी, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था, तो अगले 4 सालों के लिए वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी। उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स के एडिक्शन से स्ट्रगल किया। उसके बाद 18 साल की एज तक आते आते उसने डिसाइड किया कि वो इसके खिलाफ फाइट करेगी और अपने आप को क्लीन करेगी, यानी कि अपनी ड्रग्स की लत को वो छोड़ना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी में कुछ नया चैप्टर शुरू करना चाहती थी। उसके बाद चैरिटी ने अपनी जिंदगी एक बार फिर से शुरू की। उसने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री ली। उसने ये डिग्री ली थी फैमिली डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। इसके बाद उसकी जिंदगी में उसका एक बॉयफ्रेंड आता है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और मैंने आपको बताया था कि उसका ये जो बॉयफ्रेंड था उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी और वो इसको यहाँ पर डंप करके चला जाता है। इसके बाद पेरिस का जन्म होता है और इसके कुछ सालों के बाद उसकी बेटी यानी एला का जन्म होता है। जिंदगी में इतना कुछ नया होने के बावजूद भी चैरिटी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाई थी। उसका वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था अपने पिता को खोने का, और ये चीज कि उसकी माँ ने ही शायद उसके पिता को मारा है, उससे वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। उसके और उसकी माँ कायला के संबंध हमेशा ही स्ट्रेन्ड रहे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी जब उसके बच्चे पैदा हुए तो उसकी माँ का कुछ खास सपोर्ट उसको नहीं मिला, शायद उसने लेना पसंद ही नहीं किया। और अब इतने सालों के बाद 4 फरवरी 2007 के दिन एक बार फिर से चैरिटी अपनी बेटी की लाश के साथ बैठी हुई थी और उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक बार फिर से उसको सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। फाइनली ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, इसको इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है और वहां पर अब ये अपने बेटे पेरिस को देखती है, जो कि उस रूम के एक छोर पर खड़ा हुआ था। वो बताती है कि जब मैंने उसको देखा तो मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दोनों बच्चों में से केवल एक ही बच्चा बचा है। मैंने उसको हक करना शुरू कर दिया, मैं रोने लगी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ थोड़ी देर बाद कि वो मुझे वापस हग नहीं कर रहा है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चीजों ने यहाँ पर अब सेंस बनाना बंद कर दिया था। पेरिस अपनी खुद की माँ के प्रति बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा था और साथ ही अपनी सिस्टर की डेथ के प्रति भी। उसकी बहन की भी डेथ हुई थी,
लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था, ना ही उसकी आंखों में आंसू थे। And when I saw him, the only thing I felt was so happy to see my child. Because he was the only one left. I started hugging him and just cried forever. And then I realized at some point that he wasn't hugging me back. And that's when everything stopped making sense. जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है वो ये था कि उस रात जबकि ये सारी घटना हुई थी, रात के करीब 10:30 PM पर उस 911 कॉल के करीब 2 घंटे पहले, उस समय वो बच्चे घर पर ही थे दोनों, और उनकी बेबी सिटर भी वहीं पर मौजूद थी। तभी अचानक ही पेरिस उस बेबी सिटर को एक किनारे ले जाता है और उसको कन्विंस करता है कि तुम अब घर चली जाओ। वो क्लेम करता है कि माँ का फोन आया है, वो जल्दी ही घर आने वाली है और कुछ भी अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, 13 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं अपनी छोटी बहन का ध्यान रख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो बेबी सिटर थी वो मान जाती है, लेकिन ये सारी चीजें ऑब्वियसली पूरी तरह से झूठ थी। कुछ मिनट्स के बाद वो बेबी सिटर वहां से चली जाती है और अब ये दोनों बच्चे घर में अकेले थे। आगे चलकर जो बातें सामने आई वो ये थी कि जो चैरिटी थी, यानी कि इन दोनों की माँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको पहले ड्रग्स की लत थी, उसके बाद उसने वो आदत छोड़ दी थी, लेकिन इस घटना से कुछ दिनों पहले से वो एक बार फिर से ड्रग एडिक्शन का शिकार होने लगी थी, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी। और ऐसा बताया जाता है कि पेरिस का, यानी उसके बेटे का, इससे बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया था। उसको कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ऐसा माना जाता है कि इसने चैरिटी को सबक सिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए ये डिसाइड किया कि इनकी बेटी को, यानी कि उसकी खुद की बहन को मैं मार डालूंगा, उनको दुख देने के लिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसकी इस तरह की टेंडेंसीज पहले भी कई बार देखने के लिए मिली हैं, यानी कि कई बार वो अपनी बहन के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था, कई बार उसका जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा वायलेंट लगता था। थ्योरी यह है कि बेबी सिटर को उस दिन वहां से भेजने के बाद पेरिस एला के रूम में एंटर होता है रात के करीब 11:30 बजे। उसके बाद उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद उसको 17 बार चाकू मारता है। ये सब कुछ कांड करने के बाद वो अपने एक स्कूल फ्रेंड को फोन करता है, उससे 6 मिनट्स के अराउंड बातचीत करता है। क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं है, लेकिन शायद उसने उसको कुछ भी नहीं बताया था कि उसने क्या कांड किया है। उसके कुछ समय के बाद करीब 11:42 पर वो डिसाइड करता है कि वो 911 को कॉल करेगा। इस कॉल के दौरान वो इंसैनिटी फेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने डिस्पैचर को बताया कि उसको ऐसा लगता है कि एला एक डीमन है और इस कारण से मैंने उसको चाकू मार दिया है। जब उसको ऑपरेटर सीपीआर करने के लिए कहती है तो शुरुआत में वो कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे पता है कि वो मर चुकी है, लेकिन ऑपरेटर अब उसको प्लीड करती है कि नहीं, तुम्हें सीपीआर करना चाहिए, तुम सीपीआर करो और अभी भी उससे फायदा हो सकता है। जो ऑपरेटर थी उसको गाइड करती है, पूरा प्रोसीजर समझाती है और इधर वो इंतजार कर रही थी ऑफिसर्स के कभी भी वहां पर पहुंचने का। Abilene 911. Hello? Abilene 911, go ahead. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I woke up and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes, and I thought my sister was a demon and I killed her. What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because of... You want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. Paris, Yes? take her off the bed and put her on the floor. Okay, hold on. What I want you to do is I want you to put hands on her chest, okay? And I want you to push 30 times. I want you to count. ऐसा बताया जाता है कि कभी भी पेरिस ने अपनी बहन के ऊपर सीपीआर किया ही नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि वो जिंदा हो किसी भी तरीके से। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 17 बार चाकू मारने के बाद वो जीवित हो सकती थी, वो वैसे ही मर चुकी होगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की जिससे उसकी बहन की मदद होती। वो प्रिटेंड करता रहा कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, यानी कि सीपीआर कर रहा है, लेकिन वो पूरे कमरे में केवल चक्कर मार रहा था। जब फाइनली पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, ऑफिसर्स पहुंचते हैं, तो उनको एला फेस डाउन पोजीशन में मिलती है, यानी कि उसका चेहरा नीचे की तरफ था। तो साफ था कि उसको सीपीआर नहीं दिया गया है। किसी को भी सीपीआर दिया जाता है तो उसको उसकी पीठ के बल लिटाया जाता है। I went to see him that night. I was like, I don't believe you anymore. I think you killed your sister on purpose. All of a sudden, he became a completely different person. It's like he no longer had to keep up this act anymore.
He looked at me and he said, "Y'all are so stupid." He laughed at me. जब पेरिस बड़ा हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत ही गिफ्टेड बॉय तो था ही, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा क्वाइट था और गुड मैनर्ड था, बहुत ज्यादा केयरिंग था, अपनी बहन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। लेकिन अब चैरिटी सोचती है कि कई बार उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के हिंट्स उसको मिले थे। ऐसा लगता था उसको देखकर, अगर ध्यान देती वो थोड़ा भी, तो ऐसा लगता था कि वो कभी भी वॉयलेंट हो सकता है। 95-96% टाइम ये लोग साथ में ठीक रहते थे, लेकिन कभी कभी अचानक ही पेरिस अपनी बहन के प्रति वॉयलेंट हो जाता था और ये चीज उसकी माँ को भी दिखती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है। 10 फरवरी 2007 के दिन एला का फ्यूनरल किया गया एक लोकल चर्च में। वहां पर फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स थे, वो सारे लोग इकट्ठा हुए एला को गुड बाय कहने के लिए। एला बड़ी होकर एक सिंगर बनना चाहती थी, साथ ही उसके कुछ और भी छोटे मोटे सपने थे जिनको वो अपने पीछे छोड़कर जा चुकी थी, वो भी बिना किसी रीजन के। उस छोटे से टाउन के सारे लोग कंप्लीट शॉक में थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बिना किसी रीजन के अपनी 4 साल की बहन की इस तरह से हत्या कर सकता है। इस हत्या का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था। चैरिटी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। ना सिर्फ उसने अपनी बेटी को खो दिया था, बल्कि अपने बेटे को भी खो दिया था, यानी कि एक साथ ही उसके दोनों बच्चे उससे दूर हो चुके थे। वो अपने ग्रीफ के साथ तो लड़ी रही थी, लेकिन कम्युनिटी के सारे लोगों की नजर भी उस पर थी। सबको ऐसा लग रहा था कि ये चैरिटी की ही गलती है, उसने अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाला, स्पेशली अपने बेटे को। कहीं ना कहीं उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। लोग डिस्कस करते थे कि पेरिस किस तरह की कॉमिक बुक्स पढ़ता था, किस तरह के वीडियो गेम्स खेलता था। ये सारी चीजें चैरिटी को देखनी चाहिए थी, वही तो उसको इस तरह की बुक्स लाकर देती थी, और इस तरह के गेम्स खेलने की भी उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी चैरिटी की स्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। लोग उसके साथ बहुत ज्यादा क्रूअल हो गए थे, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ क्रूअल नहीं हो सकती थी। सच तो ये था कि उसका एक बच्चा अभी भी जीवित था और वो अभी भी एक बच्चे की मां थी। चैरिटी को आंसर्स चाहिए थे, वो जानना चाहती थी कि उसके बेटे के साथ क्या गड़बड़ हुआ था। साथ ही वो अपनी बेटी के लिए भी जस्टिस चाहती थी। तो इसने पेरिस का मेंटल इवैल्यूएशन कराया और इससे पता चला कि पेरिस एक सोशियोपैथ था, यानी कि उसको मेंटल इलनेस थी। अब चैरिटी ने ट्रायल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उसको दोनों ही बच्चों के ट्रायल की प्रिपरेशन करनी थी। जब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाती थी तो वो एला की मदर होती थी, और जब वो डिफेंस अटॉर्नी के पास जाती थी तो वो पेरिस की मां बनकर जाती थी। वो अपने दोनों ही बच्चों के साथ खड़ी थी, वो एक का साइड नहीं ले पा रही थी। इस इवेंट के, यानी इस घटना के करीब 1 महीने के बाद ट्रायल शुरू होता है और यहाँ पर चैरिटी कोर्ट रूम के बीचों बीच खड़ी हुई थी। वो किसी भी एक पक्ष को नहीं चुन सकती थी। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चैरिटी ये जानती थी कि वो एला को कभी भी वापस अब नहीं ला सकती, लेकिन फिलहाल उसका एक बच्चा जीवित है और वो उसको चुन सकती है, उसको बचा सकती है, उसके साथ उसको खड़ा होना चाहिए। फाइनली वो पेरिस का साइड चुन लेती है। वो उसको अबेंडन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हालांकि अब उसको एक इनोसेंट बच्चे की तरह वो बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसको पता था कि ये एक मर्डरर है। वो जानती थी कि इसको सजा मिलेगी और वो ऐसा चाहती भी थी कि इसको सजा मिले, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि पेरिस को साइकेट्रिक हेल्प भी मिले। उसको पता था कि उसके बेटे की एक मेंटल कंडीशन भी है और उसके लिए उसको कहीं ना कहीं इलाज मिलना चाहिए। फाइनली 15 अगस्त 2007 के दिन, ट्रायल शुरू होने के कुछ महीनों के बाद, फाइनली पेरिस गिल्टी प्लीड करता है और उसका ये मुकदमा चलता है जुवेनाइल कोर्ट में। हालांकि एक जुवेनाइल को भी एडल्ट की तरह कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वहां पर मिनिमम एज है 14 इयर्स, लेकिन पेरिस केवल 13 इयर्स ओल्ड था। जुवेनाइल के लिए जो मैक्सिमम सेंटेंस होता है वो पेरिस को सुनाया जाता है, यानी 40 इयर्स ऑफ प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। पेरिस अपनी ज्यादातर एडल्ट लाइफ अब प्रिजन में बिताएगा। चैरिटी ने पेरिस से कहा कि जो कुछ भी हो, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं, मैं आज भी तुम्हारी मदर हूं और इस स्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि इसने कभी भी अपने बेटे को अबंडन नहीं किया। पेरिस को 20 इयर्स के बाद पैरोल मिल सकती है
और ये 20 इयर्स पूरे होंगे 2027 में। 2047 में पेरिस की सजा खत्म हो जाएगी। अब चैरिटी ने अपनी लाइफ उन फैमिलीज के लिए डेडिकेटेड कर दी है जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इसने एला फाउंडेशन की शुरुआत की है और जितने भी वायलेंस के केस होते हैं समाज में, ये उनको हैंडल करती है। वो नहीं चाहती कि जो कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ वो किसी और फैमिली के साथ हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा। बाकी मेरे स्टोरी टाइम वीडियोस और मेरे सीसीटीवी वाले वीडियोस वो आप देख ही रहे होंगे, तो बताइएगा कि वो भी आपको कैसे लग रहे हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।